हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री स्टोरी लाइफ में। दोस्तों, आज हम प्रस्तुत करते हैं सीडीपी के मैराथन श्रृंखला के अंतर्गत उन चुनिंदा प्रश्नों को जो कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से लिए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के टीचिंग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आज हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, एक पाठ की योजना बनाते हुए एक शिक्षक या शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि वह एक संदर्भ पुस्तक से परामर्श ले या उसे अधिगमकर्ताओं का प्रदर्शन स्तर ज्ञात हो, वह अपने शिक्षण के अनुमानित परिणामों के बारे में चिंता करे, उसे अधिगमकर्ताओं के गृह पृष्ठभूमि का पता हो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, यानी कि वह अपने शिक्षण के अनुमानित परिणामों के बारे में चिंता करे, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। पाठ योजना माने होता है लेसन प्लान, यानी कोई टीचर है जो लेसन प्लान को बना रही है तो वह एक पुस्तक से भी परामर्श मतलब कि पुस्तक की सहायता ले सकती है और वह अपने सीखने वाले जो बच्चे हैं, जो उनके छात्र छात्राएं हैं, उनका प्रदर्शन स्तर कैसा होता है यह ज्ञात करने के लिए कि वह पाठ योजना बना सकती है और लेकिन उसके जो परिणाम हों उनके बारे में उसे चिंता नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, आईपी यानी व्यक्तिगत शैक्षिक योजना तैयार करते हुए निम्नलिखित में से किसे आधार नहीं मानना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है, अधिगमकर्ताओं की वर्तमान क्षमता, प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य, लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समय सीमा या अभिभावकों की सलाह के बिना आईईपी तैयार करना। तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, अभिभावकों की सलाह के बिना आईईपी तैयार करना, यानी प्रिपेयरिंग द आईईपी विदाउट कंसल्टिंग द पेरेंट्स। बाकी ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शन आपके राइट ऑप्शन है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका है, एक दृश्य को देखते हुए एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में विद्यार्थियों से पूछा कि इस चित्र से क्या तात्पर्य है। तो यह कार्य ब्लूम का जो वर्गीकरण होता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी है, कि संज्ञानात्मक क्षेत्र के निम्नलिखित किस श्रेणी से संबंध रखता है, ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से या विश्लेषण से। तो कक्षा में कोई अध्यापिका है अपने बच्चों से किसी चित्र को दिखाकर पूछती है कि इस चित्र से क्या तात्पर्य है, इस चित्र में ऐसा क्या बताया गया। मतलब कि कोई ऐसा चित्र है जिसमें कि कोई किसी का हेल्प कर रहा है या कोई किसी की सहायता कर रहा है किसी भी प्रकार का, लेकिन वह सहायता या हेल्प उस चित्र में नहीं लिखा गया है। तो अब बच्चों को सोच के बताना है कि इसका क्या अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या होता है? ये बोध होता है। बोध माने होता है कि उसको क्या आभास हो रहा है, वह उसके बारे में क्या सोचता है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी तर्क करने की क्षमता क्या है, विचार उत्पन्न करने की जो कला होती है वह उस बच्चे में कैसे सृजन कर सकती है, उसके बारे में वह होता है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो हमारे नए दर्शक हैं जो कि टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियो देखते हैं तो वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी तरह उन्हें भी सरकारी नौकरी देकर ही छोड़ेंगे। आकलन के निम्नलिखित उपकरणों में से कौन मात्रात्मक डाटा उत्पन्न करता है? पहला ऑप्शन है सर्वेक्षण, व्यक्ति अध्ययन, फोकस समूह चर्चा या पोर्टफोलियो। तो आकलन माने होता है कि कोई बच्चा कितना सीखा है, जो उसका असेसमेंट होता है वह निम्नलिखित उपकरणों में से किसमें एक डाटा बनाता है, मतलब कि उसके द्वारा हम उस डाटा को तैयार करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए सर्वेक्षण, यानी सर्वरी। सर्वरी जो होता है वो उसका मात्रात्मक डाटा उत्पन्न करता है। ओके फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के परीक्षण में विद्यार्थियों में विभेदीकरण को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने हेतु परीक्षण मदों का निर्माण किया जाता है? ऑप्शन है मानक संदर्भित, निकष संदर्भित, उद्देश्य संदर्भित या निष्पत्ति संदर्भित। तो कोई भी परीक्षण हो जिससे कि विद्यार्थियों में विभेदीकरण को उच्चतम सीमा तक बढ़ाया जाए वह कहलाता है मानक संदर्भित, यानी नॉर्म रिफरेंस्ड। ओके फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली अनुदेशात्मक योजना हेतु किसकी भूमिका न्यूनतम होनी चाहिए? विद्यार्थियों की, शैक्षिक प्रशासकों एवं योजनाकारों की, अभिभावकों की या शिक्षकों की।
तो एक प्रभावशाली अनुदेशात्मक योजनानी इंस्ट्रक्शनल प्लान में अभिभावकों की जो भूमिका हो कम से कम होनी चाहिए, और विद्यालय से जुड़े लोग, चाहे वो विद्यार्थी हों या शैक्षिक प्रशासक या योजनाकार हों या शिक्षक हों, इन लोगों की गहन भूमिका उसमें होनी चाहिए, यानी अभिभावकों का हस्तक्षेप उसमें नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्षीण मनस्कता एवं मनोभ्रंश में मूल अंतर क्या है? मनोभ्रंश में मनोरोग होता है, अपक्रिया की एक अधिक उच्च अवस्था सम्मिलित होती। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, पाठचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपके पास है, पाठचर्या में पाठ्यक्रम पर्यायवाची पद हैं, मतलब एक ही पद हैं। पाठचर्या में वांछनीय एवं योजनाबद्ध अनुभव होता है, या पाठचर्या में अन्य विद्यालय अनुभवों के अतिरिक्त अवांछनीय एवं गैर योजनाबद्ध अनुभव भी सम्मिलित होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। पाठचर्या और पाठ्यक्रम दोनों भी इसी प्रकार से होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुकेश का ध्यान सरलता से भंग हो जाता है, वह शिक्षण के दौरान मटरगश्ती करता है, धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकता है, अक्षरों एवं शब्दों को अक्सर उल्टा कर देता है, शामपट से शब्दों को कॉपी करने में कठिनाई होता है, तो वह किस बीमारी से ग्रस्त है, किस प्रकार से वह परेशान है? भाषा विकार है, या डिसलेक्सिया है, या डिस्लेक्सिया है, या शून्य बाधा है? तो ये होता है, कौन सी बीमारी है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है? बच्चे को जो चित्र होते हैं वह उल्टे दिखाई देते हैं, पढ़ने में धारा प्रवाह है, उच्चारण करने में उनको असुविधा होती है, और वे किसी भी चीज़ को कॉपी करने में यानी विपरीत छवियों को उतारने में उनको असहज लगता है। तो ये बीमारी कौन सी कहलाती है? डिसलेक्सिया। कक्षा 6 से 8 तक के लिए आरटीआई अधिनियम 2009 द्वारा कितने न्यूनतम कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं? 180, 200, 220 या 240? तो आरटीआई अधिनियम 2009 के द्वारा ये कानून बनाया गया कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक जो पढ़ाई करने का उनका दिवस है वह होना चाहिए 220 दिन, यानी साल के 220 दिन आपको अध्ययन अध्यापन कराना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक संज्ञानवादी विचारक नहीं है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अल्बर्ट बंदूरा, डेविड आशुबेल, जीरोम ब्रूनर या टोलमैन? तो संज्ञानवादी माने होता है कि जो बुद्धि या विचार से जिन्होंने या बुद्धि विचार तर्क से कोई अपना थॉट नहीं प्रेषित किया है, तो उसमें आपके कौन होते हैं? टॉलमैन। टॉलमैन जो थे वो संज्ञानवादी नहीं थे बल्कि भावनात्मक विचारधारक थे। बाकी अल्बर्ट बंडूरा, आशुबेल, जीरोम ब्रूनर, ये लोग क्या थे? संज्ञानवादी विचारक थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता अपसारी चिंतन के लिए सत्य नहीं है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। विचारों का लचीलापन, विचारों का अनूठापन, विचारों का सुधार या विचारों का प्रवाह? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए विचारों का सुधार, यानी करेक्टनेस ऑफ आइडियाज। अब अपसारी चिंतन क्या है, इसको आप समझिए। देखिए, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में अंतर होता है, ठीक है ना? अपसारी चिंतन उसे तब किया जाता है जैसे कोई प्रश्न हो और उस बच्चे से पूछा जाए कि आप इस प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, तो वह बच्चा अगर उस प्रश्न के बारे में अपने विचार को प्रकट करता हो, अपना उत्तर देता हो या अपने अनुभव को उसमें पिरोता हो, तो ये उसका क्या होता है? अपसारी चिंतन होता है। मतलब ये काफ़ी व्यापक होता है, वृहत होता है, काफ़ी बड़ा होता है, इसके सोच का दायरा काफ़ी लंबा होता है। और जो अभिसारी चिंतन होता है वो न्यूनतम स्तर पर, जैसे मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बेटा 4 में 2 का गुणा करने पे क्या प्राप्त होता है, तो बच्चा तुरंत बोलेगा 8 प्राप्त होता है। लेकिन मैं उससे कहूं कि 8 ही क्यों प्राप्त होता है, तब वो बच्चा थोड़ा दिमाग लगाएगा, सोचेगा, फिर जो उसके दिमाग में बातें आएंगी वो हमें बताएगा। तो यही दोनों में अंतर होता है। अभिसारी चिंतन जो होता है वो न्यूनतम होता है और अपसारी चिंतन जो होता है वो व्यापक होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के कुछ सीडीपी के चुनिंदा प्रश्न जिसको आज हमने अपने वीडियो में शामिल किया। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आया होगा। तो अपने नए दर्शक, नए श्रोता से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सीडीपी से रिलेटेड अच्छे से अच्छे प्रश्नों का अनूठा संकलन यहाँ पे अवश्य मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।